नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले हमने एक फ़िल्म बनाई जिसका नाम था स्नेह। जो स्नेह फ़िल्म है, उसको बनाने का जिन्होंने सपना देखा था, आज वो हमारे समक्ष मौजूद हैं। आइए, मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ। सर, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनिल जी। सर, मैं चाहता हूँ कि हम अपनी बात को आगे बढ़ाएं। उससे पहले जो हमारे दर्शक हैं, उनको अपने बारे में बता दें। दोस्तों, मैं सुभाष बंसल, व्यवसाय से बिजनेसमैन, शौक से पत्रकारिता में है। उसके अलावा कुछ भी क्रिएटिव, कुछ भी रचनात्मक करने में, सोचने में, देखने में, सुनने में मज़ा आता है और दिल करता है कि कोई भी काम किया जाए उसे लीक से हटकर करने की कोशिश की जाए। सफलता या असफलता ये एक अलग बात है, लेकिन कोशिश आपकी ज़रूर ऐसी हो जो कि अपने आप में विशिष्ट लगे। सर, मैं अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन, वैसे तो हमारे पास बहुत क्वेश्चन थे, उनमें से हमने कुछ क्वेश्चंस निकाले क्योंकि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके अंदर भी काफ़ी एक्साइटमेंट है कि जो फिल्म बनी और उसका जो स्टार्टअप था और एंड था, अब आगे का क्या है। बहुत सारे सवाल हैं, उनमें से कुछ सवाल मैंने आपके लिए रखे हैं लिख के, तो मैं चाहता हूँ कि उन सभी के जवाब हमारे जो दर्शक हैं उन तक पहुँचाएँ। सबसे पहला सवाल सर मेरा है कि फिल्म बनाने की इच्छा कब से आरंभ हुई है, कब हुई? अनिल जी, अगर मैं ये कहूँ कि ये इच्छा शायद मुझ में बहुत बचपन से ही थी। वजह ये कि जिन दिनों हम प्राइमरी क्लासेस में पढ़ते थे, उस वक्त मनोरंजन के साधन के रूप में सिवाय एक रेडियो के और सिनेमा के और कुछ नहीं होता था। रामलीलाएं होती थी, बड़े शौक से उन्हें देखते थे। हर साल पूरी रामलीला शुरू से लेकर आखिर तक देखना ये हमारा धर्म होता था, करना ही करना है। और उस वक्त जो कसौली में मेरी एजुकेशन हुई, गवर्नमेंट हाई स्कूल कसौली में, वहाँ सब किस्म के बच्चे थे। कुछ ऐसे बच्चे थे जो खाते पीते घरों के थे, कुछ ऐसे बच्चे थे जो बहुत गरीब हालत में जिनकी एजुकेशन चल रही थी। मिले जुले बच्चे थे। आपस में बच्चों में किसी किस्म का कोई भेदभाव नहीं था, कोई ऊंच नीच की बात नहीं थी, कोई अमीर गरीब का सवाल नहीं था। जिससे आपका मन मिल गया, जिससे आपको महसूस हुआ कि वो आपकी बात समझता है, आप उसकी बात समझते हो, आप उसकी कंपनी एंजॉय करते हो, वो आपकी कंपनी एंजॉय करता है, दोस्ती हो जाती थी। हमारे स्कूल से सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली में करीब 3 किलोमीटर था। खड़ी चढ़ाई, वहाँ पर फिल्में आया करती थीं। ज़्यादातर उनमें मूक फिल्में होती थी, कभी कभी कोई बोलने वाली फिल्म आ जाती थी। लेकिन पर्दे पर लोगों को चलते फिरते, हंसते मुस्कुराते देखना मन में बड़ा आकर्षण पैदा करता था। और वो CRI की जब छुट्टी 4:30 बजे हो जाती थी, उसके बाद वो शो दिखाया करते थे आधा घंटे का। हम अपने स्कूल से 4 बजे हमें छुट्टी होती थी और हम भाग करके सीधा CRI पहुंचते थे कि किसी तरह हमें उस कमरे में बैठने का मौका मिल जाए जहां वो पिक्चर चलनी है।
बड़ा आकर्षण मन में था। कैसे बनती हैं ये पिक्चरें? बाल मन, अकल बहुत ज़्यादा थी नहीं, नॉलेज बहुत ज़्यादा थी नहीं, घर में कोई ऐसा माहौल नहीं था, सीधा साधा घर। पिताजी डॉक्टर थे, सुबह 8 बजे अपना क्लिनिक खोलते थे और 6 बजे वो क्लिनिक बंद करके घर पर आकर के बैठ जाते थे और हम बच्चों को घेर करके नियम से पढ़ाया करते थे। एक मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, वो धोबियों का लड़का था। उसके दिमाग में आया कि क्यों सुभाष हम कोशिश करके देखें। मैंने कहा भी कैसे देखोगे? तो मुझे इतना याद पड़ता है कि हम 2 लेंस लाए और उन लेंस को मोमबत्ती के धुएं से काला किया और काला करने के बाद उसने, उस वक्त मेरे याद नहीं है कि क्या कुछ ऐसा किया कि हमें एक आकृति थोड़ी सी चलती सी दिखाई दी और हम खुश हो गए कि हमने फिल्म बना ली। अनिल, ये वो सपना था जो कि फिर बाद में आकर के छूट गया। पढ़ाई में हम इतने ज़्यादा मुब्तला हो गए और कुछ माँ बाप का डर रहता था कि अगर उन्हें ये पता लगेगा कि हम इस तरह के कामों में मशगूल रहते हैं तो उनकी नाराज़गी उठानी पड़ेगी। वो ध्यान वहाँ से हटा लिया और इतना ही ध्यान रहा कि जो सिनेमा हॉल में, डिफेंस सिनेमा होता था कसौली में, और उसमें शो, मैटिनी शो हुआ करता था 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक का। तो हम वो शो शुक्रवार को फर्स्ट शो वो हुआ करता था। कोई भी फिल्म आती थी तो हमारा ये बिल्कुल प्रयास रहता था कि चाहे स्कूल से छुट्टी लें, कोई बहाना मारें, कोई झूठ बोलें या क्लास को बंक करें, और हम सीधा भाग करके पहुंचते थे सिनेमा में। घर से हमें 1 आना रोज़ जेब खर्च मिलता था। 5 दिन का जेब खर्च 5 आने बनता था और सिनेमा का टिकट भी 5 ही आने था। तो हम अपना वो जेब खर्च जमा करके टिकट खरीदा और शो में बैठे और 6 बजे तक घर पहुंच गए। पिताजी के आने से पहले पहुंच गए तो कोई पूछताछ नहीं, और पिताजी के आने के बाद पहुंचे तो हर तरह की पूछताछ। इतनी देर कहाँ रहे, क्या करते रहे, तरह तरह के बहाने बनाओ, और अगर पकड़े जाओ तो फिर 2-4 थप्पड़ लगना तो मामूली बात होती थी। तो सर, जैसे मतलब ये आपको जो शौक़ रहा वो बचपन से ही रहा, और वो फिर आपने सच भी करके दिखाया। सर, मैं क्या, मतलब हमारे जो दर्शक हैं वो भी ये जानना चाहते हैं कि जो फिल्म आपने स्नेह बनाई, स्नेह ही क्यों बनाई? इसके अलावा कोई और भी फिल्म बना सकते थे। देखो अनिल, जब मैंने पिक्चरें तो हम देखते रहे, काफ़ी देखते रहे, और उसके बाद करीब पिछले 15 साल से पिक्चर्स देखना भी बहुत कम हो गया, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिलता था कि हम 3 घंटे के लिए सिनेमा हॉल के बंद अंधेरे कमरे में जाकर के बैठ जाएं। इतना टाइम नहीं मिलता था, तो इसलिए वो पिक्चरें देखना भी कम हो गया। लेकिन पढ़ने का पिक्चरों के बारे में पूरा शौक़ था। कोई रिसाला, कोई अखबार, कोई किताब पिक्चरों से रिलेटेड मिल जाए तो उसे ज़रूर पढ़ना है, हर कीमत पर पढ़ना है। तो इस वजह से पिक्चरें ना देखने के बावजूद भी पिक्चरों से नाता बना रहा। कुछ गाने, म्यूज़िक सिनेमा का, कुछ कहानियाँ पढ़ने की ललक,
कुछ समीक्षाएं जो पिक्चरों की आया करती थी उन्हें पढ़ने का शौक़ था। तो आहिस्ता आहिस्ता जो स्नेह पिक्चर का जहाँ तक सवाल है, स्नेह मेरी पत्नी का नाम था और बच्चे बड़े हो गए, लड़की की शादी हो गई। जब तक बिल्कुल ज़िंदगी स्वास्थ्य की दृष्टि से, सेहत की दृष्टि से इतनी बढ़िया चली कि कभी शायद दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। 94 में लड़की की शादी हुई और उसके बाद 97 में मेरी वाइफ को कैंसर डायग्नोज हुआ। बहुत बहादुर स्त्री थी, हिम्मत वाली थी, धैर्य वाली थी और सबसे बड़ी बात उसमें ये थी कि चाहे कितना भी दुख उसे बर्दाश्त करना पड़े वो करती थी, उफ नहीं करती थी और अपना दिन का काम नहीं छोड़ती थी। लड़ाई चलती रही कैंसर से और 2012 में 15 साल बहादुरी के साथ लड़ करके जो अंतिम परिणति आम तौर पर होती है कि वो उसकी मृत्यु हो गई। पता है कि भाई जो आदमी आया है उसको जाना ज़रूर है। तो इसमें मुझे तो हमेशा वो बात याद रहती थी कि जो यक्ष प्रश्न धर्मराज युधिष्ठिर से जब उसके चारों भाई वहाँ तालाब के किनारे जो पानी लेने गए थे और देवदूत के श्राप के कारण मरे पड़े थे और जब युधिष्ठिर पहुँचे तो विलाप करने लगे, तो देवदूत आया। उसने कहा, युधिष्ठिर अगर तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर दोगे और वो सही उत्तर दोगे तो मैं आपके भाइयों को जीवन दान दे दूंगा। और उससे देवदूत ने, यक्ष ने प्रश्न किया कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, व्यक्ति जानता है कि जो इस संसार में आया है उसको एक ना एक दिन जाना है। वह रोज़ देखता है इतने लोग जन्म लेते हैं, इतने लोग मरते हैं, उसके बावजूद वो मृत्यु से डरता है। इससे बड़ा आश्चर्य मुझे और इस दुनिया में नहीं कोई लगता। तो ये कहानी मेरे मन में बैठी हुई थी, तो इसलिए परिस्थिति से बहुत जल्दी समझौता कर लिया कि ठीक है, जाना तो मुझे भी है, उसे भी है, उसे भी था। वो गई, लेकिन कायरों की तरह डर करके या विलाप करती भी नहीं गई। मैंने किताब लिखी उसके संस्मरणों को लेकर के, क्योंकि पढ़ना लिखना शौक़ रहा है। किताब लिखी और वो किताब प्रकाशित हुई और जिसने उस किताब को पढ़ा बड़ी अच्छी प्रतिक्रिया मुझे प्राप्त हुई। एक दिन ख्याल आया कि जब इतने काम हो रहे हैं, 75वें वर्ष में अपनी आयु के चल रहा हूँ, तो ये इच्छा मन में थी कि कभी मैं फिल्म बनाऊंगा, तो क्यों ना ये प्रयास कर लिया जाए। जब ऐसा ख्याल मन में आया तो कुछ फिल्मों से संबंधित साहित्य पढ़ा और वहाँ पर एक जगह मैंने पढ़ा कि फिल्म आदमी को उस विषय पर बनानी चाहिए जिस विषय की जानकारी उसे सबसे ज़्यादा हो, जिस विषय को वो गहराई से जानता था। अब जब मैंने सोचा
कि मैं किस विषय को गहराई से जानता हूँ, किसके बारे में मेरी जानकारी सबसे ज़्यादा है, तो मुझे अपनी पत्नी का ध्यान आया। उसके साथ मैंने 42 साल गुजारे थे। 68 से लेकर के शायद 2012 तक, तो 68, 32 और 12, 44 साल गुजारे थे। तो उससे ज़्यादा मुझे और किसकी जानकारी होगी। जब वो किताब प्रकाशित हो रही थी तो बच्चों से जिक्र किया कि मैं ऐसे एक फिल्म बनाना चाहता हूँ। बच्चों ने बगैर इस बात को सोचे या बगैर इस बात का जानकारी लिए कि फिल्म बनाने में किस तरह के साधनों की ज़रूरत होती है, किस तरह के रिसोर्सेज चाहिए, किस तरह की प्रतिभाएं चाहिए, क्या क्या वो चाहिए, उन्होंने कहा कि ठीक है पापा आप बनाओ, हम आपको सपोर्ट करेंगे। सहारा मिल गया कि ठीक है फिल्म बनाएंगे। फिर अनिल लोगों से संपर्क साधना शुरू किया, तरह तरह के लोग मिले। कुछ से बात करने के बाद लगा कि भटकाने की कोशिश हो रही है, तो उनका साथ छोड़ा। और जब तुमसे मिला, तुम मुझे मिले, तो मुझे तुम्हारी आंखों में एक सिंसेरिटी नज़र आई। मुझे लगा कि इस शख्स में लगन है। मैंने तुम्हें वो किताब पढ़ने के लिए दी और तुमने उस किताब को बहुत जल्दी, कुछ ही घंटों में ख़त्म कर दिया। और जिस तरह से जी करके मैंने किताब लिखी थी, उसी तरह से उस किताब को पढ़ते पढ़ते तुम जी लिए, तो एक साथ मिल गया। और फिर जो प्रयास संयुक्त प्रारंभ हुआ, तो वो शेर है जो मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। लोग जुड़ते चले गए। जब पता लगा इसका उद्देश्य सिर्फ एक पत्नी पर फिल्म बनाना नहीं है, बल्कि उस माध्यम से कैंसर के बारे में एक चेतना उत्पन्न करना, एक ये विचार फैलाना कि कैंसर का इलाज हो सकता है, ये कोई असाध्य बीमारी नहीं है, बशर्ते कि इसकी पहचान ठीक समय पर हो जाए, ठीक वक्त पर, उसका ठीक वक्त पर, ठीक जगह पर और ठीक चिकित्सकों द्वारा उसका इलाज शुरू हो जाए, तो कैंसर से लड़ा जा सकता है सफलतापूर्वक। ये भी एक इसका उद्देश्य है। जो अपना अनुभव था वो हम लोगों के साथ बांटना चाहते थे। और मुझे लगता था कि अगर हमारे पास, जैसे हम बात तो करते ही हैं, अगर उसके साथ साथ कुछ दिखाने के लिए भी हो, तो उसका प्रभाव बहुत जल्दी होता है। तो ये चीज़ें थी जिन्होंने इस विचार को बल प्रदान किया। और मैं तो ये कहूँगा कि हम एक हिम्मत करके उस्तादों के इस अखाड़े में कूद पड़े। सर, हमारे जो दर्शक हैं ये भी जानना चाहते हैं, जो स्नेह फिल्म बन रही थी उस टाइम, क्योंकि जो बन चुकी है सबने देख लिया, कहते हैं ना पर्दे के पीछे वाली बात और उसका तजुर्बा, इसके बारे में आप हमारे जो दर्शक हैं उनसे साझा करें। कैसा रहा, कैरेक्टर्स को कैसे? अनिल जी देखो, मुझे तो तजुर्बा बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। मैंने तो एक बात सीखी अपने मन में
कि अगर कोई काम नेक है, करने में आपकी नीयत ठीक है, प्रकृति आपकी खुद मदद करती है। और जैसे जैसे मैंने जिक्र करना शुरू किया अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से, अपने जानने वालों से कि हम ऐसी एक फ़िल्म बनाना चाहते हैं, तो शुरू शुरू में कुछ लोगों ने मजाक भी उड़ाया। यकीन नहीं था कि फ़िल्म बनाना एक बहुत ही एक अलग तरह का काम है, जिसमें कई तरह की कलाओं में आपकी निपुणता की आवश्यकता पड़ती है, और उन्हें नहीं लगता था कि मेरे में वो सब चीज़ें हैं। और मैं खुद भी मानता हूँ कि मेरे में ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन इस फिल्म बनाने के लिए मैं निश्चय मेरा दृढ़ था कि ये बनानी है। तो अब इस फिल्म के कैरेक्टर्स जो थे, आप ये देखिए, स्नेह का रोल जिस महिला ने किया है, अत्यंत विदुषी, एसडी इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर में सीनियर लेक्चरर, पूरा अपना भरा पूरा परिवार, बच्चे, पति, लेकिन उसने कैंसर के कारण अपने सास, ससुर और पिता, जिन तीनों से उसका बहुत लगाव था, वो तीनों को कैंसर के कारण खोया। दिल में चोट थी, उसने वो सब पीड़ाएं देखी थी जो कैंसर के दौरान एक किसी भी आदमी को भुगतनी पड़ती हैं। उसने खुद मेरे से संपर्क किया, वो मुझे प्यार से पापा जी बोलती है। उसने खुद संपर्क किया कि मैं इस रोल को करना चाहूँगी। वो बहुत अच्छा नाचती हैं, गाती हैं, लिखती हैं, नाटकों में भी भाग लेती रही हैं कॉलेज में, लेकिन फिल्म का उनका कोई पहला परिचय नहीं था, कोई अनुभव नहीं था उन्हें फिल्म का। उनमें भी वो संकल्प था कि मुझे ये रोल मिलना ही है। और मज़े की बात आप ये देखिए कि हमारे सामने दो एक्ट्रेसेस, अगर मैं उन्हें एक्ट्रेस कहूँ, और अब तो कहना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने बड़ा सफल अभिनय इस पिक्चर में किया है, तो जब दो एक्ट्रेसेस का उनका चल रही थी बातचीत, तो हमें भी कभी एक लगता था कि ज़्यादा सूटेबल रहेगी, कभी दूसरी लगती थी ज़्यादा सूटेबल रहेगी। तो हमारा निर्णय पहले उन पर नहीं गया, रश्मि जी पर, दूसरी के पक्ष में गया। और मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैंने कहा बेटा आपको हम स्नेह का रोल नहीं, एक छोटा रोल था वो देंगे। तो मन में शायद उनके इस बात को सुन कर के थोड़ा सा निराशा का भाव आया। कोई नहीं पापा जी, मैं वो भी कर लूँगी। बड़ा मेरे अंदर इस बात को लेकर के मैंने कहा देखो ये कितना निकटता से, कितनी अंतरंगता से इस थीम के साथ, इस विषय के साथ जुड़ी हुई है। और बाद में जब अच्छी तरह से सोचा तो मैंने उसे फ़ोन कहा, रश्मि स्नेह का रोल आप कर रही हैं। तो उनका उत्तर था, पापा जी मुझे पता था कि ये रोल मुझे ही मिलेगा। आपने जब मुझे दूसरा रोल देने के लिए कहा तो मैंने आपको इनकार नहीं किया। मैं ये तो नहीं कह सकती कि किस आधार पर मेरे मन में विश्वास था, लेकिन मुझे विश्वास था कि रोल मुझे मिलेगा। उसके बाद अश्विनी का रोल आप देखिए, मनीष जी ने किया। मनीष मेरी बेटी के क्लासमेट रहे, उन्होंने भी अपने पिता को कैंसर से खोया।
उनका फरीदाबाद में बहुत अच्छा व्यापार है, बहुत बिज़ी रहते हैं, अपने स्टूडेंट लाइफ में नाटकों में हिस्सा लेते रहे, गाते बहुत अच्छा है। लेकिन जब उन्हें पता लगा, उन्होंने कहा कुछ भी हो, मेरा कितना भी नुकसान हो, लेकिन मैं इस प्रोजेक्ट के साथ ज़रूर जुड़ूंगा। और वो जुड़े। उन्होंने अपने बहुत बिज़ी डेज़ में से समय निकाला, वो फरीदाबाद से अम्बाला आए और उन्होंने शूटिंग में भाग लिया। और सबसे बड़ी बात ये कि एकलव्य की तरह उन्होंने पूरी प्रैक्टिस की और अपने आप को अश्विनी के रोल के साथ पूरा तादात्म्यकरण कर लिया। और जो उन्होंने जितना बढ़िया रोल किया वो आप सबके सामने है, मुझे उसके बारे में ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह के अनुभव हुए, बहुत अच्छे अनुभव हुए। एक बड़ा ही फ़नी अनुभव मैं आपको बतलाता हूँ। हमने फिल्म में कॉमेडी डालने के ख्याल से 2 सीन लिए, रामफल और रज्जो का। आपने देखा होगा कि जब वो रामफल हॉस्पिटल के वार्ड में पड़ा है, उसका दोस्त आता है, उससे वो हंस हंस करके बातें करता है और जैसे ही वो चला जाता है हाय हाय करके आसमान सिर पर उठा लेता है। अब इसमें हमें रज्जो के लिए कोई पात्र मिल नहीं रहा था, रामफल के लिए पात्र था, रज्जो के लिए कोई पात्र नहीं मिल रहा था। बहुत छानबीन करी, बहुत लोगों से पूछा, कोई तैयार नहीं हुआ। मैंने कहा अनिल, मुझे लगता है कि हमें ये सीन छोड़ने पड़ेंगे। रश्मि की मौसी साथ थी, कनाडा से आई हुई थी, कोई एक्टिंग का उनका तजर्बा नहीं था। वो सुन रही थी हमारी बातचीत, कहने लगी भाई साहब क्या हुआ। मैंने कहा जी क्या बताऊं मैं आपको, ये हमें पात्र चाहिए और कोई पात्र नहीं मिल रहा है, तो हमें ये सीन छोड़ना पड़ रहा है। कहते जी मैं करूंगी ये रोल, आप चिंता क्यों करते हो, आपने सीन नहीं हटाना, मैं करूंगी ये रोल। और बगैर कोई तजर्बा हुए उन्होंने रज्जो का रोल जिस जिंदा दिली से निभाया, वो पिक्चर में देखते बनता है। इस तरह के तजर्बे थे जो हुए। एक परिवार बन गया और वो परिवार में आपस में ऐसे संबंध हो गए। हमारे टेक्नीशियंस, हमारे एक्टर्स, हमारे लोकेशन की बात बतलाता हूँ। लोकेशन की तलाश चल रही थी, देखा। अब अम्बाला आप जानते हैं कि यहाँ कोई स्टूडियोज़ तो है नहीं। बैठे बैठे ख्याल आया, अपने मेरे मित्र हैं रमाकांत जी, उनके भाई हैं उमाकांत जी, उनके घर का, कि उनको हम लोकेशन बना सकते हैं। रात को 9:30 बजे मैंने उन्हें फ़ोन किया। मैंने कहा रमाकांत जी, आप अपने बेडरूम का साइज़ क्या है आपके। वो बेचारे चौंके कि बेडरूम का साइज़ क्यों पूछ रहे हैं आप। मैंने कहा बताइए। उन्होंने साइज़ बताया। मैंने कहा चलो चलेगा। उन्होंने कहा क्या बात भाई साहब। मैंने कहा अच्छा बताएंगे आपको। थोड़ी देर के बाद हमने कहा कि चलो देखते हैं। मैं और अनिल जी बैठे थे कहीं। मैंने कहा चलो अनिल जी देखते हैं चल करके। मैंने उनको फिर फ़ोन किया दोबारा। मैंने कहा रमाकांत जी हम आपके घर आ रहे हैं। और उस टाइम 10 बजे होंगे मेरा ख्याल, 10 बजे का टाइम होगा, ऑड टाइम था। हम दोनों उनके घर गए, जा कर के देखा। उन्होंने बड़ी अच्छी हमारी खातिर तवज्जो की। फिर पूछे कि भाई बताइए, आप अपना काम बताइए, आपने बेडरूम का साइज़ पूछा था। मैंने कहा रमाकांत जी हमें कुछ सीन्स
आपके घर में शूट करने हैं, आपके बेडरूम में शूट करने हैं, आपकी लॉबी में शूट करने हैं। तो कहते हैं घर आपका है, इसमें सोचने की क्या बात है। आप जहां मर्जी, जिस तरह मर्जी आप इस्तेमाल करें, कोई संकोच ना करें और हमें बताएं कि हम क्या काम हमारे लिए है। हौसला बढ़ गया। तो इस तरह से काम चलता रहा, यात्रा चलती रही और परिणाम स्वरूप जो फिल्म बन के सामने आई, खुशी इस बात की है कि दर्शकों ने इसको खूब पसंद किया वो कर भी रहे। और अब भी कर रहे हैं। अब ये हालत है कि कॉलेजेस, अभी पिछले दिनों हमारे शहर के अम्बाला छावनी के आर्य गर्ल्स कॉलेज में उन्होंने इसका प्रीमियर शो अपने स्टूडेंट्स के लिए कराया, उस पर चर्चा हुई और लोगों ने बहुत पसंद की। अब अगला प्रोग्राम एक और कॉलेज के प्राचार्य से बात है, तो एसडी कॉलेज यहाँ बड़ा मशहूर कॉलेज है, इसी तरह जीएमएन कॉलेज है। तो इसी तरह ये चलता रहेगा और हौसला हमारा अपबीट है। दद्दू, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा हमारे दर्शक को कि जो हमारा शूटिंग जो शेड्यूल था वो हफ्ते का था और इसको हमने 3 दिन में कंप्लीट करा। कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हमें 3 दिन में उसको कंप्लीट करना पड़ा। हमारे जो टेक्नीशियन थे, कैमरा पर्सन थे और भी हमारे जो टीम मेंबर थे 1-1 बजे खाना खा रहे थे। बड़ा ये भी एक रोमांचकारी अनुभव था कि सुबह 9 बजे हम काम शुरू करते थे और सुबह 9 बजे से रात के 1 बजे तक लगातार सिर्फ खाने का वक्त छोड़ कर के, खाने, नहाने या जो ये ज़रूरी आदमी की क्रियाएं होती हैं शरीर संबंधी, उनको छोड़ कर के लगातार काम कर रहे थे। किसी ने एक दफ़ा ये नहीं कहा कि मैं थक गया या मुझे अब आराम की ज़रूरत है या कोई चीज़ ऐसी नहीं है, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। और सब के सब 1 बजे भी सबके चेहरे इतने फ्रेश कि आप में पूरी एनर्जी आ जाए। जब आपके साथ काम करने वाले इतने फ्रेश हों, इतने एनर्जेटिक हों, तो आप में तो सुस्ती आ ही नहीं सकती। सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप में सुस्ती आ जाए। तो ये भी एक बहुत और आज तक उन सब लोगों के साथ इतने अच्छे संबंध हैं, इतने अच्छे संबंध हैं कि किसी को आप कोई भी बात कहो तो वो हाजिर होता है, वो हमेशा हाजिर है। अब उनसे बात हुई कि हम एक अगला प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। उन्होंने कहा आप शुरू करो, बताओ हमें क्या करना है, तैयार हैं। अभी ये भी सवाल आने वाला है आपके पास वैसे तो मैं इनको दद्दू ही कहता हूँ। अब मैं ढूंढता हूँ, जब आपका कॉन्टैक्ट नंबर में जाके ढूंढता हूँ दद्दू लिखता हूँ, मैं कहा हो नाम से लिखा हुआ है, फिर नाम जाके सर्च करता हूँ। तुम दद्दू ही सेव कर लो ना मेरा नाम, अगर तुम्हें अच्छा लगता है। बहुत है, क्योंकि मेरे उसमें है कि ऐसा सोचो कि मेरे दिल से जो निकल जाता है एग्जैक्टली। अगर आप मेरे सर्कल में किसी को भी कह दो दद्दू तो एग्जैक्टली, और चाहे मेरे असली दद्दू भी अगर होते तो आपको ही समझते कि ये दद्दू है। तो ऐसी चीज़ है। हमारे जो दर्शक हैं दद्दू ये जानना चाहते हैं कि मतलब स्नेह फिल्म के बाद आप आगे कुछ करना चाहेंगे या बस? ज़रूर करना चाहेंगे। देखिए अब जो है मैं तो ये समझता हूँ कि मुझे परिवार ने घर की जिम्मेदारियों से, बिज़नेस की जिम्मेदारियों से फ्री कर दिया है। कोई जिम्मेवारी मेरे पर नहीं है। मैं अपनी मर्ज़ी से खाता हूँ, अपनी मर्ज़ी से जीता हूँ, अपनी मर्ज़ी से सोता हूँ। वो कहते हैं कि आप जो आपका दिल करता है वो करो। तो मुझे ये लगता है कि जो भी समय अब आगे का है, चाहे वो 1 दिन है, 1 महीना है या 1 साल है, जो भी आगे का समय बचा है, और जब तक शरीर में कुछ करने की, दिमाग में कुछ सोचने की ताकत है तो वो करता रहूं। ये मेरा, क्योंकि जब आप रचनात्मक तरीके से सोचते हैं तो आपको अपने अंदर एक अलग किस्म की शक्ति महसूस होती है।
मैंने तो अब 3 शब्द अंग्रेजी के, पॉजिटिविटी थ्रू क्रिएटिविटी, पॉजिटिविटी सकारात्मकता, थ्रू माध्यम द्वारा, क्रिएटिविटी रचनात्मकता। तो रचनात्मकता के द्वारा आप सकारात्मकता का प्रसार करें, दुनिया भी खुश, आप भी खुश। और इससे अच्छा काम क्या होगा? और जब आप जैसे लोग मेरे साथ हैं तो मुझे फिर इस बारे में सोचने की क्या ज़रूरत है? परमात्मा को जो कराना होगा करा लेगा। मैं तो कबीर के उस दोहे को भी हमेशा गुनता हूँ, मैं हूँ कूता राम का, मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तित जाऊं। तो इसलिए ये मेरी फिलॉसफी रही है। और मुझे यंग लोगों के साथ, युवाओं के साथ रह करके, बातचीत करके, काम करके मज़ा आता है। क्यों? जब आप उनके साथ होते हो तो आप अपनी छोटी मोटी या बड़ी से बड़ी जो असुविधाएं हैं उनको भूले रहते हो। और ये भी लगता है कि जो हमारी आने वाली पीढ़ी है हर मामले में हमसे ज़्यादा लायक है, ज़्यादा अच्छी तरह सोच सकती है, ज़्यादा उनका ज्ञान है। हमारा जो एक्सपीरियंस है वो तो वक्त के साथ पुराना पड़ता जा रहा है। अगर हम उसी के साथ चिपटे रहे तो सिवाय इसके कि हम घिस घिस के ख़त्म हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा। और अगर हम युवाओं के साथ अपनी शक्ति को मिलाएंगे तो ज़रूर चमत्कार पैदा होगा। तो अभी वैसे सुनने में आया है और काफ़ी वो है कि स्नेह फिल्म देख के आपके छोटे भाई जी रवि जी हैं, जो डॉक्टर रवि, उन्होंने भी अपना प्रोजेक्ट कहा है कि ये प्रोजेक्ट आप उसे कंप्लीट करें। इसके बारे में हमारे जो दर्शक हैं उन्हें देखो, वही बात है अनिल, मैंने अभी आपसे पहले कहा था कि जो मैंने पढ़ा था कि फिल्म आप उस पर बनाओ जिस सब्जेक्ट का आपको सबसे ज़्यादा जानकारी हो। मेरा छोटा भाई रवि, उसकी भी लाइफ बहुत इवेंटफुल, बहुत रोमांचकारी और संघर्ष और सफलता की एक बड़ी रोचक कहानी है। वो भी कसौली में खेल कूद करके बड़ा हुआ और अपने संकल्प के, अपने परिश्रम के बल पर वो आज अमेरिका बफलो में रह रहा है, परिवार उसका अपना वहाँ है। और उसने इंजीनियरिंग की इलाहाबाद से, उसके बाद एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी से उसने एमएस किया और जॉर्जिया टेक से, जो विश्व प्रसिद्ध इंजीनियरिंग का स्कूल माना जाता है, वहाँ से उसने पीएचडी किया। उसके बाद नौकरियां शुरू की, जगह जगह उसको नौकरियां बदलनी पड़ी। आत्मसम्मान से उसने कभी समझौता नहीं किया। उसमें लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं, टीम बना करके उसके साथ चलना, टीम के लोगों में अपनी नई जान फूंकना कि वो काम करने के लिए तैयार हों, और एडवेंचर, जीवट के काम अपने हाथ में लेना। जैसे कि उसका एक बचपन का सपना था कि हवाई जहाज़ उड़ाऊंगा।
जब उसका बिजनेस इस लायक हुआ, उसने अपना एक 4 सीटर सिंगल इंजन प्लेन खरीदा। पहले तो उसे रिक्रिएशन के लिए वो उसमें जैसे कार लेकर के निकल गए, इस तरह से निकलता था। बाद में सन 2013 में उसने फैसला किया कि मेरा परिवार अब पूरी तरह से जम गया है, हर व्यक्ति अपनी सफल है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो उसका एक सपना उसने देखा था कभी कि मैं अपना जहाज़ लेकर के अकेले दुनिया का चक्कर लगाऊंगा। और वो परिधि का चक्कर जो है 32,000 किलोमीटर का बनता है। और उसने इसके साथ अपने इस स्वप्न को जोड़ा कि मैं कैंसर की अवेयरनेस भी पैदा करूंगा। क्योंकि जब मेरी पत्नी ब्याह करके हमारे परिवार में आई, उस समय हम उम्र देवर के रूप में रवि का ही साथ था। तो उन दोनों के बीच में इस तरह का देवर भाभी का जो रिश्ता होता है वो था, और बहुत ही निसंकोच होकर के बातचीत करनी, एक दूसरे की ज़रूरतों को समझना। तो उसे पत्नी के जाने का, मेरी पत्नी के जाने का बहुत दुख था। तो उसने अपने मिशन के साथ ये जोड़ा कि इस फ्लाइट पर, राउंड दी वर्ल्ड फ्लाइट पर, जो टोटल खर्च लगभग 1 करोड़ रुपए का होगा वो मैं अपने पल्ले से खर्च करूंगा। और कैंसर अवेयरनेस के मैसेज को जगह जगह, जहाँ जहाँ भी मैं जाऊंगा अपना जहाज़ लेकर के, जिस जिस नगर में ठहरूंगा वहाँ जा कर के जब बताऊंगा, तो जो यहाँ रोटरी अम्बाला कैंसर एंड जनरल हॉस्पिटल है, इसमें हमने MRI मशीन लेनी थी, कि मैं उनसे वो मशीन खरीदने के लिए मदद मांगूंगा और पैसा इकट्ठा करूंगा। तो उसने लगभग 1.5 करोड़ रुपया इकट्ठा किया और वो सारा का सारा हॉस्पिटल के लिए दिया ताकि MRI मशीन आ सके। MRI मशीन आई और MRI मशीन वो लगी हुई है और काम कर रही है। तो उसको मैंने बहुत, वो मेरे बहुत करीब है, मेरा भाई। तो वही बात है कि जौन से सब्जेक्ट को आप सबसे ज़्यादा जानते हो, तो पत्नी के बाद मैं उसको जानता हूँ सबसे ज़्यादा। तो इसलिए उसने जब देखी ये स्नेह पिक्चर देखी, तो उसने कहा ये आपने अच्छा काम किया है, अच्छी पिक्चर बनाई है। मैंने कहा भाई अब मेरी एक और ख्वाब है। मैंने कहा तुम्हारी कहानी भी वो कम रोचक नहीं है, वो भी दुनिया तक पहुंचनी चाहिए, और मैं अब तुम पर एक बायोपिक बनाना चाहता हूँ। उसको पता नहीं मेरे या तो संकल्प ज़्यादा दिखा या क्या दिखा, उसने कहा ठीक है आप बनाओ, जो सहयोग आप मेरे से मांगोगे वो मैं आपको दूंगा। तो अब हमने उस पर प्लान करना शुरू कर दिया है और उम्मीद है कि हम जल्द ही वो बायोपिक लेकर के आपके सामने आएंगे। हमें उसके लिए कैरेक्टर्स की ज़रूरत है, एक्टर्स चाहिए जो कि उनका पार्ट प्ले कर सके। तो अगर आप ऐसा समझते हो, उन्होंने भी अपनी एक आत्मकथा लिखी है, क्लियर्ड डायरेक्ट डेस्टिनेशन। ये किताब मिल जाएगी, छापी हमने थी, हमसे भी मिल सकती है। और इस किताब की बिक्री से होने वाली आय सारी उन्होंने रोटरी अम्बाला कैंसर एंड जनरल हॉस्पिटल को डोनेट करने का संकल्प लिया हुआ है। खर्च उन्होंने किताब पे छापने का खुद किया है। तो देखिए, अगर कोई आप में से ऐसा है जो ये समझता है कि मैं इस काम में सहयोग दे सकता हूँ, तो हम तो उसका स्वागत करेंगे और एहसानमंद भी होंगे, एहसानमंद भी होंगे और स्वागत भी करेंगे। आपका स्वागत है, आइए जुड़िए हमारे साथ, आपको खुला निमंत्रण है। आप मुझसे संपर्क कीजिए, अनिल यादव से संपर्क कीजिए। दद्दू,
आपके ख्वाब में मेरा भी ख्वाब था एक। हाँ बोलिए 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 बोलिए। जो मेरे दोस्त हैं गुरसेवक जी भी थे, उनसे भी, क्योंकि मैं उनसे चर्चा करता रहता हूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छा है, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट करा। वैसे तो हमारी टीम करती रहती है, लेकिन कहते हैं जो करीब होता है, तो उन्होंने, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ भी हूँ, उनका बहुत अच्छा सहयोग रहा है गुरसेवक जी। उनके घर जाना जाना तो एकदम फैमिली बात। मैंने वैसे डिस्कस करी, मैं कहा एक फ़िल्म बनाना है मुझे, दद्दू। तो मेरे दिमाग में मैं क्या होता है, पहले टाइटल आ जाता है, कहानी बाद में वो होती है। मैंने कहा दद्दू एक फ़िल्म बनानी है, अब कैसे करना है। तो मैंने कह रहा चलो बात करते हैं। तो मैंने आपसे बात भी करी दद्दू के बारे में, लिखते गए, इन्होंने स्टोरी भी लिख दी। पहले हम सोच रहे थे वेब सीरीज़ करने के काफ़ी सारे, फिर हमने सोचा कि एक शॉर्ट फिल्म, क्योंकि दूसरा प्रोजेक्ट आ गया, इस पर हमें पूरा लगन लगा के उस पर करना है जो दद्दू है। तो हम सोच रहे हैं थोड़ा सा उसका एक शॉर्ट फिल्म बना के हम पब्लिक को उनके सामने हम प्रस्तुत कर दें। लेकिन ये था, उसके अंदर क्या था, पहले से हमने डिसाइड कर लिया था ये कैरेक्टर वर्क करेंगे। जो दद्दू का कैरेक्टर है वो इनसे करवाएंगे, जो आज तक इन्होंने भी नहीं करा है। ये आप खुद ही बताएं कि आप, जब मैंने आपसे बात करी है कि आपको एक्टिंग करना है, तो आपको कैसा लगा था? बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया है कि अब मेरे को तो कोई इनिबिशन नहीं है, कोई मेरे वर्जना ऐसी नहीं है कि ये करना है ये नहीं करना है। आपने कहा तो मैंने कहा भाई ये प्रस्ताव आया है, और मेरे अंदर तो कुछ होना हो, लेकिन जिसने प्रस्ताव रखा उसके अंदर तो सब कुछ है। वो अगर करवा सकता तो करवाए, हमने तो खुला छोड़ दिया, हम अपने आप को रोकेंगे नहीं। अब आप करवाओ, अगर आप एक्टिंग करवा सकते हो तो ज़रूर करेंगे। और उसमें मैं जो दूसरा रोल है वो मैं कर रहा हूँ, बाकी एक दो कैरेक्टर और है बीच में, वो हम जल्द डिसाइड कर लेंगे। अभी बस हमारे माइंड में बस वो पनप रहा है, बस ज्वाला फटने वाला है। तो हम उसको जल्दी, अगर हो सकता है तो न्यू ईयर के बाद, नए साल के बाद थोड़ा देखो, फिर हम एक है ना, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। मेरा दृढ़ विश्वास है कि फिल्म, साहित्य, संगीत, इसमें इतना कुछ समाया है, इतना कुछ समाया, सारा दर्शन, सारा धर्म, सारा इतिहास, सारी कलाएं। सबसे मुश्किल आर्ट है फिल्म बनाना, क्योंकि इसमें सब चीज़ें मिलकर के कोई चीज़ बनती है। तो आपको प्रेरणा भी यहाँ से मिलेगी, आपको काम करने की अकल भी यहाँ से मिलेगी। अब एक गाना है जो मुझे बहुत प्रिय है, पिक्चर सिलसिला आपने देखी होगी। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक है राह में गुल खिले हुए। तो ये भाई, जब अगर ख्वाब नहीं देखोगे तो कैसे सिलसिले होंगे? ख्वाब तो देखो, ख्वाब देखोगे तो उनको पूरा करने की आप में इच्छा भी पैदा होगी। और अगर ख्वाब ही नहीं देखने तो फिर तो कुछ काम नहीं चलता। चाहे आप ख्वाब देखो, मेरे ख्वाब आप पूरे करो, आपके ख्वाब मैं पूरा करूं, तो अगर ये जोड़ी बन गई तो और क्या चाहिए। और इसकी हम शूटिंग जल्द करेंगे, क्योंकि शॉर्ट फिल्म हम 8-10 मिनट की बनाएंगे। उसमें काफ़ी अच्छा मैसेज है, आप सबको बहुत पसंद आएगा। उनके जो राइटिंग कर रहे हैं, जो डायलॉग्स हैं, सब दद्दू के हैं। इनको सौंप दिया था, क्योंकि मैं कहा कि इनका यूनिक रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मैंने भी फिल्में बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में फ़िक्शन बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि जो चीज़ हम देखते हैं थोड़ा सा फिक्शन डालना पड़ता है। लेकिन जो इनका, वही कहते हैं ना, तजुर्बा और उम्र का बहुत क्या मतलब, बहुत ही ज़रूरी होना है। तजुर्बा और उम्र होना ज़रूरी है। इनकी उम्र और तजुर्बे से तो मुझे लगता है कि मैं भी बहुत चीज़ सीख रहा हूँ, क्योंकि कई चीज़ होता है कि आप अगर वहीं अपने इमेजिनेशन पे लगे रहोगे तो आपका एक छोटा सा एरिया बन जाएगा, आप आगे कुछ नहीं कर सकते। दद्दू ने कहा कि सबके पीछे पीछे चलना ज़रूरी भी है, लेकिन
उनसे अगर जैसे ही हट के कुछ यूनिक करोगे, लोग आपको उस नाम से जानेंगे, वैसे पहचान मिलेगी। तो लोग जो बना रहे हैं उनको बना दे, तो लोग जो दिखाओगे वही तो लोग देखेंगे। तुम जो दिखाओगे, लोग कहते हैं कैटेगरी होती है ना, एज ग्रुप होता है, जिनको ये पसंद होगी वो देखेंगे। देखो, हर चीज़ के चाहने वाले मौजूद हैं। आप कितनी भी घटिया से घटिया चीज़ बना दो, उसके भी चाहने वाले कोई ना कोई हो जाएंगे। अब लोग अश्लील फिल्में बनाते हैं, उसकी भी मार्केट है। और जो मैसेज देने वाली, लाइट एंटरटेनमेंट वाली फिल्में बनाते हैं, जैसे ऋषिकेश मुखर्जी ने या बासु भट्टाचार्य ने पिक्चरें बनाई, या अमोल पालेकर ने बनाई, बिमल दा ने बनाई, बिमल रॉय ने बनाई, उसके भी चाहने वाले मौजूद हैं। जो कला की फिल्में बनाई, जैसे वी शांताराम ने बनाई और उनके भाई उदय शंकर ने बनाई, उनके भाई नहीं थे, वी शांताराम अलग थे, उदय शंकर जी रविशंकर, ये दो भाई थे, तो उसके भी चाहने वाले मौजूद हैं। राज कपूर की मौज मस्ती और हंसी, उसके भी चाहने वाले मौजूद हैं। और दिलीप कुमार की दर्द को दिखाने, उसके भी चाहने वाले मौजूद हैं। इसी तरह संजीव कुमार है, हर एक के चाहने वाले मौजूद हैं। सब चीज़ बिकती है, लेकिन ये ज़िंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया। दद्दू, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारी चर्चा काफ़ी बड़ी भी रही है और बहुत ही लाभदायक भी रही है, क्योंकि हमारे आने वाले प्रोजेक्ट, जैसे अभी दद्दू ने कहा है कि रुकना हमारा काम नहीं, जब तक ज़िंदगी हमारे साथ, ज़िंदगी चाह रही है, जब तक हम इस चीज़ को बनाते रहेंगे और दद्दू के कदमों पे हम भी आगे चलते रहेंगे। मेरी भी जब तक उम्र है मैं करता रहूँगा। तो हम फिर हाजिर होंगे, अगला प्रोजेक्ट जैसे हमारा बनता है हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, 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 धन्यवाद।